नमस्कार, स्वागत है आपका। रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत तिवारी और युद्ध के मुहाने से लगातार अपडेट की तस्वीरें सामने आ रही हैं। और इस बीच एक नई तस्वीर पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग अब पूरी दुनिया के लिए नई मुसीबत बनती जा रही है। ईरान और अमेरिका, इजराइल इस टकराव के बीच है और इस बीच होर्मुज़ जल डबरूमध्य बंद होने से वैश्विक तेल आपूर्ति पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। लेकिन इस संकट का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है पाकिस्तान को। आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद ईंधन संकट से जूझने की कगार पर है। हालात ये हैं कि पाकिस्तान सरकार लोगों को घरों में कैद रखने की तैयारी कर रही है, तेल बचाया जा सके इस वजह से। और पूरी खबर क्या है हालात, आपको एक खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। पश्चिम एशिया की जंग ने पाकिस्तान की सांसें अटका दी है। ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह होर्मुज़ की तरफ क्या खोला, पाकिस्तान में ऊर्जा संकट का खतरा मंडराने लगा है। भारत को गीदड़ भभकी देने वाला पाकिस्तान आज तेल की हर बूंद बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के पास कच्चे तेल का भंडार बेहद सीमित है और अगर जल्द ही सप्लाई नहीं मिली तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो सकती है। पेट्रोल डीजल खत्म, पाकिस्तान बेदम। पाकिस्तान सरकार का फरमान, घरों में कैद होगी आवाम। पेट्रोल की बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि शहबाज सरकार अब देश में बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम लागू करने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान सरकार का मानना है कि अगर लोग घरों से काम करेंगे तो सड़कों पर गाड़ियां कम चलेंगी और पेट्रोल डीजल की खपत भी कम हो जाएगी। यानी पाकिस्तान की सरकार अपने ही नागरिकों को घरों में कैद करने की योजना बना रही है ताकि कुछ दिनों तक तेल बचाया जा सके। दरअसल पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। पाकिस्तान का ज्यादातर तेल होर्मुज़ जल डबरूमध्य के रास्ते से आता है, लेकिन पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद होर्मुज़ मार्ग पूरी तरह से बंद है। होर्मुज़ के रास्ते गुजरने वाले जहाजों पर मिसाइल हमले हो रहे हैं। होर्मुज़ में अब तक 10 से ज्यादा जहाजों पर हमले हो चुके हैं, जिसके बाद तेल टैंकरों ने इस रास्ते से गुजरना बंद कर दिया है। आपको बता दें कि होर्मुज़ जल डबरूमध्य सिर्फ पाकिस्तान के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। दुनिया की करीब 20% ऊर्जा आपूर्ति इसी रास्ते से गुजरती है। हर दिन लगभग 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल होर्मुज़ के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही यह रास्ता बंद हुआ वैश्विक ऊर्जा बाजारों में हड़कंप मच गया और इसका सबसे बड़ा असर उन देशों पर पड़ रहा है जो पूरी तरह से आयातित तेल पर निर्भर हैं। पाकिस्तान की हालत इसलिए भी ज्यादा खराब है क्योंकि उसके पास तेल का भंडार बेहद सीमित है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 10 दिनों का ही कच्चा तेल बचा है। पाकिस्तान के पास लगभग 28 दिनों का पेट्रोलियम स्टॉक है। पाकिस्तान के पास सिर्फ 15 दिनों का ही एलपीजी रिजर्व है। यानी अगर तेल की सप्लाई जल्द बहाल नहीं होती है तो पाकिस्तान में ईंधन संकट विस्फोटक रूप ले सकता है। वहीं इसी खतरे को देखते हुए पाकिस्तान अब सऊदी अरब के सामने मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान सऊदी अरब से लाल सागर के रास्ते तेल सप्लाई की मांग कर रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि सऊदी अरब यानबू बंदरगाह के जरिए उसे तेल उपलब्ध कराए। हालांकि सऊदी अरब ने सहयोग का भरोसा तो दिया है, लेकिन ये रास्ता भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लाल सागर के रास्ते तेल की सप्लाई आसान नहीं है। यमन में हूती विद्रोहियों का दबदबा है। पहले ही कई तेल टैंकरों और जहाजों को निशाना बनाया जा चुका है। अगर लाल सागर में भी हमले तेज हो गए तो पाकिस्तान के लिए तेल आयात करना मुश्किल हो जाएगा।
यानी पाकिस्तान के सामने ऊर्जा संकट का डबल खतरा खड़ा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के सामने ये संकट ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान पहले से ही कई मोर्चों पर घिरा हुआ है। एक तरफ बलूचिस्तान में अलगाववादियों की जंग, दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ तनाव, खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी का आतंक और अब तेल संकट का खतरा। इन सब के बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही लड़खड़ा रही है। मतलब साफ है, भारत को बार बार धमकाने वाला पाकिस्तान अब खुद गंभीर संकट का सामना कर रहा है। पाकिस्तान में तेल खत्म होने की कगार पर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बदहाली के दौर से गुजर रही है। पाकिस्तान सरकार अपनी आवाम को घरों में कैद करने की तैयारी में है। अगर हालात नहीं सुधरे तो पाकिस्तान में ऊर्जा संकट आर्थिक आपदा में बदल सकता है। बहरहाल पश्चिम एशिया की जंग ने दुनिया के कई देशों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह संकट सबसे बड़ा साबित हो सकता है। तेल की कमी, आर्थिक कमजोरी और बढ़ते आंतरिक संघर्ष के बीच अब देखना होगा कि कटोरा खान और मुल्ला मुनीर इस संकट से कैसे निपटते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिडिल ईस्ट में जंग और होर्मुज़ का रास्ता बंद होने से एक और जहां पाकिस्तान अपनी आवाम को घरों में कैद कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत मजबूत स्थिति में है। भारत के पास करीब 50 दिनों का कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भंडार है और सरकार ने संकट की स्थिति से निपटने के लिए वैकल्पिक सप्लाई के इंतजाम भी पहले से कर रखे हैं। यानी अगर होर्मुज़ के रास्ते तेल की सप्लाई नहीं भी होती है तो भारत के सामने तेल संकट का खतरा फिलहाल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मजबूत अर्थव्यवस्था और रणनीतिक तैयारी के साथ भारत हर हालात से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट की जंग ने दुनिया की सबसे अहम तेल लाइफलाइन होर्मुज़ स्ट्रेट पर खतरा बढ़ा दिया है। ईरान ने दावा किया है कि वो इस समुद्री रास्ते पर नजर गड़ाए हुए है और जरूरत पड़ने पर जहाजों को भी निशाना बना सकता है। ईरान की इस चेतावनी के बाद अब होर्मुज़ के रास्ते तेल की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई है और अब इसका असर पूरी दुनिया के तेल बाजार पर पड़ने लगा है, क्योंकि वैश्विक तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। लेकिन भारत के लिए राहत की बात यह है कि सरकार ने पहले से ही ऐसी परिस्थितियों के लिए मजबूत तैयारी कर रखी है। सूत्रों के मुताबिक भारत के पास फिलहाल लगभग 50 दिनों का तेल भंडार मौजूद है। भारत के पास करीब 25 दिनों का कच्चा तेल मौजूद है। भारत के पास 25 दिनों के पेट्रोलियम उत्पाद मौजूद हैं। यानी अगर अचानक आपूर्ति रुक भी जाए तब भी भारत के पास कई हफ्तों तक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने की क्षमता है। भारत में पेट्रोल, डीजल या फिर एलपीजी की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात करता है। भारत के कुल कच्चे तेल का लगभग 25 से 27 लाख बैरल प्रतिदिन हिस्सा होर्मुज़ स्ट्रेट के जरिए आता है। ये सप्लाई मुख्य रूप से इराक, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और कुवैत से होती है। लेकिन अगर इस रास्ते में बाधा आती है तब भी भारत के पास कई विकल्प मौजूद हैं। इस बीच रूस ने संकेत दिया है कि अगर मिडिल ईस्ट संकट के कारण तेल आपूर्ति प्रभावित होती है तो वो भारत को ऊर्जा सप्लाई में सहयोग देने के लिए तैयार है। रूस की पेशकश ऐसे समय में आई है जब पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव ने एनर्जी मार्केट को अस्थिर कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ के जरिए होने वाली तेल आपूर्ति की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। इसके अलावा भारत पहले से ही अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया
और दूसरे देशों से भी ऊर्जा आयात करता है। यानी दुनिया में भारत के पास तेल खरीदने के कई विकल्प मौजूद हैं। क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भारत की रणनीति पिछले कुछ सालों में मजबूत हुई है। मोदी सरकार ने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार तैयार किए हैं। भारत ने तेल आयात के स्रोतों का दायरा बढ़ा दिया है। भारत का कई देशों के साथ दीर्घकालिक ऊर्जा समझौता है। यही वजह है कि वैश्विक संकट के बावजूद भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। खुद भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया है कि अगर तेल की आपूर्ति में बाधा आती है तो उससे निपटने के लिए भारत तैयार है। सरकार लगातार तेल और गैस आपूर्तिकर्ता देशों के संपर्क में है ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत वैकल्पिक सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। वहीं जानकारों का मानना है कि तेल की कीमतों में कुछ उतार चढ़ाव जरूर देखने को मिल सकते हैं, लेकिन भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिलहाल दायरे में ही रहने की संभावना है। यानी जनता की जेब पर तेल की कीमतों का फिलहाल कोई असर नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में जंग ने भले ही दुनिया को ऊर्जा संकट की आशंका में डाल दिया हो, लेकिन मजबूत अर्थव्यवस्था, पर्याप्त भंडार और कई वैकल्पिक सप्लाई लाइनों की वजह से भारत की स्थिति फिलहाल सुरक्षित है। और अगर हालात और बिगड़ते हैं तो देश हित में मोदी सरकार बड़े और सख्त फैसले लेने से पीछे नहीं हटेगी। मतलब साफ है, मिडिल ईस्ट में जंग चाहे जितनी भी भड़क जाए, भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर फिलहाल कोई बड़ा खतरा नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जंग की कीमत सिर्फ गोलियों से नहीं चुकाई जाती है। हर नोट, हर खेत, हर रोजगार, हर सुलगते सवाल इस धुएं में तबाह हो जाते हैं। जंग में दोनों राष्ट्रों में संसाधनों की भारी बर्बादी होती है। जंग में जीतने वाला राष्ट्र भी अर्थव्यवस्था में हार जाता है। जब तोप, मिसाइल और ड्रोन चलते हैं तो नोटों की नदियां सूख जाती हैं। देश चाहे कितना भी मजबूत क्यों ना हो, उस देश की अर्थव्यवस्था मृत हो जाती है। हर बीतते दिन के साथ जंग का बजट बढ़ता है पर आम जनता का बजट घटता चला जाता है। मिसाइल गिरती है तो अर्थव्यवस्था आईसीयू में पहुंच जाती है। किसी भी राष्ट्र को यह भी सोचना चाहिए कि क्या जंग में किसी की जीत भी है या सिर्फ ये बाजार की जीत है। जनता की जेब इसका शिकार होती है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इजराइल और ईरान के बीच जंग भीषण होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बमबारी तेज कर दी है। तेहरान समेत ईरान के कई बड़े शहर और रणनीतिक ठिकाने धुआं हो गए हैं। हालात ये हैं कि ईरान के ज्यादातर शहरों में चारों तरफ मलबे का ढेर लगा है। अमेरिका ने ठान लिया है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान से जंग जीतकर ही मानेगा। मौजूदा हालात को देखकर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका और इजराइल जिस तरीके से ईरान पर बमबारी कर रहे हैं उससे ईरान की हार तय है। लेकिन इस जंग का लक्ष्य क्या होगा, इसकी कीमत क्या होगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अमेरिका अभी तक इस जंग में काफी पैसे खर्च कर चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका पर पहले 24 घंटे की लड़ाई में करीब 65,000 करोड़ रुपए का खर्च आया है, जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिकी फौज और हथियारों की तैनाती का खर्च करीब 58,000 करोड़ के आसपास है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका को इस जंग की क्या कीमत चुकानी पड़ सकती है। ईरान की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही खस्ता हाल है। अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई है।
ऐसे में उनके पास खोने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि अमेरिका के एक एक हथियार काफी महंगे हैं। अगर बात करें सिर्फ अमेरिकी मिसाइलों की, तो टॉम हॉक क्रूज मिसाइल की कीमत करीब 13 से 27 करोड़ के आसपास है। पैट्रियट मिसाइल 36 करोड़ के आसपास की है। वहीं SM-3 इंटरसेप्टर की कीमत करीब 110 से 138 करोड़ के आसपास है। अमेरिका के F-35 फाइटर जेट उड़ाने के 1 घंटे का खर्च करीब 33 लाख रुपए आता है, जबकि B-2 बम्बर के 1 घंटे की उड़ान का खर्च करोड़ों में है। अब आप सोचिए, अमेरिका ईरान पर लगभग 4000 मिसाइलें दागने का दावा कर रहा है। ऐसे में आप इसके खर्च का अंदाजा लगा सकते हैं। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप को मिडिल ईस्ट के देशों में तैनात किया है। इनमें 2 युद्धपोत के अलावा कई डिस्ट्रॉयर, सबमरीन और मिसाइल डिफेंस से लैस जहाज भी शामिल हैं। इन सभी को तैनात करने में अमेरिका को लगभग 5 से 7 हजार करोड़ का खर्च उठाना पड़ा है। इसके अलावा एक एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप का एक दिन का खर्च लगभग 55 से 73 करोड़ के आसपास आता है। अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान को नेस्तनाबूद करने पर तुले हैं, लेकिन ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। ऐसे में ये जंग लंबी खिंच सकती है, जिससे अमेरिका पर युद्ध का भारी खर्चा आ सकता है। अगर ये जंग 1 महीने तक चलती है, तो अमेरिका को लगभग 5 से 13 करोड़ रुपए का खर्च उठाना पड़ सकता है। अगर ये जंग 3 महीने तक खिंचती है, तो अमेरिका को 18 से 41 लाख करोड़ का खर्च उठाना पड़ सकता है। अगर ये जंग 6 महीने तक चलती है, तो अमेरिका पर 46 से 83 लाख करोड़ का खर्च आ सकता है। और अगर ये जंग 1 साल तक चलती है, तो अमेरिका को 92 से 184 लाख करोड़ का खर्च उठाना पड़ सकता है। यानी अमेरिका को इस जंग की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका पहले ही इराक युद्ध में करीब $2 अरब खर्च कर चुका है, जबकि अफगानिस्तान जंग में अमेरिका को $2.3 अरब का खर्च उठाना पड़ा था। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अगर अमेरिका ने ईरान के साथ युद्ध जल्द खत्म नहीं किया, तो उसे एक बार फिर युद्ध में भारी भरकम खर्च उठाना पड़ सकता है। लेकिन इतने खर्च के बावजूद अमेरिका इस जंग से क्या हासिल करेगा? क्या अमेरिका का लक्ष्य ईरान में सिर्फ रिजीम चेंज करना है, या फिर अमेरिका ईरान में बैठकर तेल पर पूरी तरह से नियंत्रण चाहता है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वॉरजोन की तस्वीर लगातार बदल रही है। एक तरफ इस महायुद्ध का असर पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर पड़ रहा है, तो दूसरी तरफ हर बदलते वक्त के साथ इसमें नई नई तस्वीरें सामने आ रही है। यह युद्ध तो इजराइल और ईरान के बीच था, लेकिन अब तक इस युद्ध में 10 देशों की एंट्री हो चुकी है, और जो हालात है वो सीधे तौर पर यह इशारा कर रहे हैं कि जल्दी इसमें यमन की भी एंट्री हो सकती है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में जारी जंग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। पहले खाड़ी में 10 देश पे बारूदी अंगारे गिराए गए, और अब हिंद महासागर तक भी युद्ध का असर पहुंच गया है। अमेरिका के हमले के बाद ईरान लगातार पलटवार कर रहा है, और निशाने पर हैं अमेरिका का साथ देने वाले सभी मुल्क। ईरान ने अमेरिका को जवाब देना अकेले शुरू किया था। हालांकि ईरान को चीन और रूस जैसे देशों का समर्थन मिला है, जिसके बाद ईरान ने खाड़ी देशों को भी निशाना बनाना तेज कर दिया है। ईरान, यूएई और दुबई जैसे देशों को भी टारगेट कर रहा है। हिजबुल्ला और हमास पहले ही ईरान का साथ दे रहे हैं, और अब यमन ने भी ईरान की तरफ से जंग में उतरने का ऐलान कर दिया है।
लेकिन यमन भी हथियारों के साथ शक्ति प्रदर्शन में जुट गया है। जंग के हालात के बीच यमन में हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हजारों सैनिकों की परेड निकाली गई। साथ ही अमेरिका का साथ देने वाले खाड़ी देशों को खुली धमकी भी दी गई। कहा गया कि अगर सऊदी, यूएई और कतर जैसे देश पीछे नहीं हटे तो आने वाले समय में सभी यमन के निशाने पर होंगे। वहीं इस धमकी के कई मायने हैं। पहला, ईरान अब महायुद्ध में अकेले नहीं होगा। दूसरा, मिडिल ईस्ट के देशों पर हमले और तेज हो सकते हैं। और तीसरा, खामनेई को मारने के लिए शुरू हुई इस जंग की आग अभी बुझने वाली नहीं है। हालांकि अमेरिका के सामने यमन की ताकत काफी कम है, लेकिन जिस तरीके से ईरान अमेरिका को जवाब दे रहा है, ऐसे में यमन के साथ आने से जंग को और विध्वंसक होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ईरान के ही हमलों की बात करें तो यूएई और सऊदी जैसे देशों में हालात बेहद खराब हैं। लोग देश छोड़कर वापस जा रहे हैं। पूरे इलाके में लगातार अलर्ट के सायरन बज रहे हैं। यमन के अलावा ईरान के 3 और मित्र देश माने जाते हैं, जिसमें तुर्की, लेबनान और इराक शामिल है। लेबनान पर अमेरिका और इजराइल का हमला लगातार जारी है। महायुद्ध की शुरुआत से ही लेबनान की राजधानी बेरूत पर ताबड़तोड़ बम बरसाए जा रहे हैं। मतलब एक तरफ ईरान के मिसाइल और ड्रोन से खाड़ी के 10 देशों में तबाही का आलम है, तो वहीं अमेरिका और इजराइल के जंगी जहाज सुबह से शाम तक ईरान और लेबनान को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में अगर यमन वॉर जोन में एंट्री करता है तो नतीजा और भयावह हो सकता है। अमेरिका और इजराइल दोनों ने ही टारगेट हासिल होने तक हमले जारी रखने की चेतावनी दी है। तो वहीं ईरान ने भी खामनेई की मौत का बदला लेने की ठान ली है। और अब यमन में हथियारों का प्रदर्शन इस बात का संकेत है कि मिडिल ईस्ट में फिलहाल शांति का कोई विकल्प नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो लगातार जंग के मुहाने से तस्वीरें आ रही हैं और ये सीधे तौर पर इशारा है कि बदलाव आगे भी जारी रहने वाला है। फिलहाल ये युद्ध छटता हुआ नजर नहीं आ रहा और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ने वाला है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला है। खाड़ी में चल रहे टकराव के बीच हर मिसाइल अटैक और धमाके से जुड़ी तस्वीरें एक जैसी होती हैं, लेकिन इसके पीछे एक और युद्ध चल रहा होता है और वो युद्ध है कूटनीतिक। खामेनेई के खात्मे और अब तक कुल 5 दिन बाद आज भारत छठे दिन एक बैलेंस डिप्लोमेसी की तस्वीर पेश करता है। ये पूरे विश्व को भारत की तरफ से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी था। भारत के भीतर आए तौबा मचा रहे विपक्ष की मौका परस्त राजनीति का माकूल जवाब भी। चलिए आपको दिखाते हैं आज युद्ध के माहौल को भारत की तरफ से, भारत की पहल ने कुछ देर के लिए कैसे ठहरा सा दिया। चौतरफा हमले कर रहा और चौतरफा हमले सह रहा ईरान के साथ फिलहाल कोई नहीं। लेकिन इस बीच दिल्ली के ईरान भवन में भारतीय विदेश सचिव का पहुंचना और शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर करना पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश है। संवेदना से कहीं ज्यादा भारत के संतुलित कूटनीति के बड़े संकेत के तौर पर इसे देखा जा रहा है। सवाल है, क्या भारत के इस कदम से अमेरिका और इजराइल पर कोई असर होगा या इसे नेचुरल डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल माना जाएगा? सवालों के साथ भारत ने एक बार फिर यह संकेत दिया है। पश्चिमी एशिया की राजनीति में उसकी नीति साफ है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति का मतलब सबके साथ, किसी के नहीं खिलाफ। साथ ही ये विपक्ष के उन सवालों का जवाब भी है जिन्हें पिछले 6 दिनों से वो लगातार धार दे रहा था। अगर रिश्तों की बात की जाए तो ईरान और भारत के जो रिश्ते हैं अहम हैं।
भारत का सबसे अहम प्रोजेक्ट है चाबहार पोर्ट। चाबहार भारत के लिए व्यापार का गेटवे है। भारत ईरान ट्रेड लगभग $2 अरब का है। चाबहार पोर्ट एक रणनीतिक प्रोजेक्ट भी है। इजराइल और भारत के रिश्तों की बात करें तो इजराइल सबसे बड़ा रक्षा साझेदारों में से एक है। हाईटेक डिफेंस टेक्नोलॉजी का एक बड़ा खरीदार है भारत। यूएस भारत की बात करें तो यूएस के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है। इंडो पैसिफिक रणनीति से लेकर डिफेंस तक की साझेदारी है। जो अभी विक्रम मिस्त्री गए हैं ईरानी दूतावास पे आयतुल्लाह अली खमीनी की डेथ पे कंडोलेंस पे करने, इसको बैलेंसिंग एक्ट की तरह देखिए विपक्ष बनाने की कोशिश कर रहा है। इसको बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल डिबेट की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है। बट ये बहुत एक रेगुलर हम कहेंगे कि डिप्लोमेटिक स्टैंड है जो भारत हमेशा से लेता आया है। जहां तक ये बात रही कि इससे नाराज तो नहीं होंगे, अमेरिका नाराज तो नहीं होगा, इजराइल नाराज तो नहीं होगा। देखिए भारत एक ऐसा देश है जिससे विश्व के सभी लीडर्स बात करते हैं। अगर यही बात होती तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब यूक्रेन भी गए थे, उसके बाद जो अजीत डोभाल जी हैं वो रशिया भी गए, उन्होंने सारी बातचीत बताई जो यूक्रेन में उनकी हुई है। ऐसे में ईरान के प्रति यह संवेदना कूटनीतिक संतुलन का संकेत है। शोक पुस्तिका पर हस्ताक्षर को नेचुरल प्रोटोकॉल मानते हुए जरूरी है। अमेरिका या इजराइल इस पर कोई रिएक्शन देंगे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत ईरान के रिश्तों का लेवल क्या है, इस पर सबकी नजरें टिकी होंगी। दुनिया की सांसें थमी हुई हैं।